हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो आप ध्यान दें कि परसेंटेज में को अगर हम तोड़े तो आपका बनता है पर और सेंट, मतलब परसेंट को तोड़े तो ठीक है। तो पर और सेंट, सेंट मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 1/100। तो आपको अब परसेंटेज का मतलब तो समझ आ गया होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। जैसे मान लीजिए आपको 50% दिया हुआ है। अब आपको कोई बोल दे कि इसकी वैल्यू निकालिए, मतलब इसे फ्रैक्शन में बनाइए। तो 50% का मतलब क्या हो गया 50, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब डिवाइड बाय 100। अब इसे हम कैंसिल कर दें तो ये हो गया 1/2। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज में कि 50% का मतलब हो गया 1/2। अब चलिए, अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में बनाना है, तो जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दिया हुआ है 2/5। अब बोला है कि आप इसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, तो उसे में आपको क्या करना है 2/5। अब ध्यान दें, यहाँ परसेंटेज को जब हम वैल्यू में चेंज कर रहे थे तो परसेंट का मतलब क्या था 1/100। अब तो मेरे पास परसेंटेज है नहीं, अब मुझे परसेंटेज लाना है। जब परसेंटेज लाना है तो हम कुछ नहीं करते, बस उसे मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 40%, मतलब 2/5 का मतलब कितना हो जाता है 40%। तो आप एक चीज़ याद रख लें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमें दो चीज़ ही इम्पोर्टेंट होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इस बात को हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, मतलब 40 का कितना परसेंट 10 होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्या है, आपको क्या पूछा गया है कि 10 40 का कितना परसेंट है। तो जब भी इस तरह का पूछा जाए कि ये इसका कितना, ये या उसका कितना, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है कि 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है 10 के बारे में, उसे न्यूमरेटर में लिखिए। और किससे पूछा गया है, किसके कंपैरिजन में 40 के, तो उसे आप डिनोमिनेटर में लिखिए। 10 40 का कितना परसेंट है। अभी आपने सीखा कि जब भी नंबर्स हो और उसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये देखिए ये कट गया और ये 25 टाइम्स कट गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 25%। तो क्या हो गया 10 40 का सिर्फ 25% है। अब इसे बहुत लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाते हैं, वो भी देख लेते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस से किस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप बस इतना बोलिए कि x परसेंट ऑफ 40 का वैल्यू कितना होता है 10। इसे हम लिख सकते हैं x/100 इंटू 40 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 बाई 40। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 25, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 25%। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड और ये भी हमारा एक मेथड है। ठीक है, तो आपको जिसमें आसानी हो उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है और आपका टाइम सेविंग भी है कि जब भी आपको किसी के कंपैरिजन पूछा जाए तो बस किसको पूछा गया और किसके कंपैरिजन पूछा गया वो लिखिए और इंटू 100 कर दीजिए। चलिए हम इसी तरह के और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन क्या है कि 30% ऑफ x इज 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और इसी को हिंदी में x का 30% 72 है, 72 है, तो x का मान ज्ञात करें।
तो इसे हम पहले तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि 30% ऑफ x इज़ 72, मतलब 30% ऑफ x इज 72। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि वो कौन सा वैल्यू है जिसका 30% 72 होता है। बस आप इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 इंटू 100/30। ये देखिए कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, तो आपकी आंसर क्या आ गई 240। ठीक है, अब इससे ही हम एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या है। आपको पूछा गया था कि 72x का, आपको मतलब क्वेश्चन में कहा गया है 72x का 30% है। तो आपको पता है अभी मैंने बोला कि कंपैरिजन, यहाँ पे 72 को x से कंपेयर किया गया है और बोला गया है वो 30% है। तो 72 को किससे कंपेयर किया गया है x के साथ। इसका परसेंटेज बोला गया है 30 है, तो परसेंटेज में हम चेंज कर लिए और कितना बताया गया है 30 है। तो बस इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30। देखिए हमारा आंसर आ गया 240 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसको किसके कंपैरिजन में पूछा गया है बस वो लिखना है और आपको परसेंटेज में चेंज कर देना है, और इतनी आसानी से आप बस इस तरह के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं इसमें एक सेम तरीके के क्वेश्चन बस थोड़ी लेंदी वर्ड्स में दे देता हूँ ताकि आपको और भी क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, इफ़ कंपनी ए प्रोड्यूसेस 10,000 bicycles and company B produces 15,000 bicycles, then number of bicycle produced by company A was what percent of bicycle produced by company B। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं मतलब समझा देता हूँ कि आपको कहा गया है कि कंपनी A 10,000 बाइसाइकिल्स बनाती है और कंपनी B 15,000 बाइसाइकिल्स। तो आपसे पूछा गया है कि कंपनी ए के द्वारा जो बनाया गया है बाइसाइकिल, कंपनी ए के द्वारा, वो कंपनी बी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंपनी ए के बारे में पूछा गया है कंपनी बी के कंपैरिजन में। तो कंपनी ए कितना बना रही है 10,000 और कंपनी बी कितना बना रही है 15,000। आपको क्या पूछा है कंपनी बी का कितना परसेंट है, तो बी से कंपेयर किया गया इसलिए बी डिनोमिनेटर में, और ए के बारे में पूछा गया तो ए न्यूमरेटर में, इनटू 100 क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। ये 3 0 कट गया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये कितना हो गया हमारा 200/3%, और इसी को हम लिख सकते हैं डेसिमल में 66.67% आंसर। तो आपने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन जो आपको देख के आपको लगता होगा कि हम इसे कैसे बनाएं, उसे आपने कितनी आसानी से बना लिया। तो ये तो हो गया कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस। अब चलिए हम चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टाइप के भी जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। अब हम सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि आपके पास पहले 100 रुपीज़ है और उसमें आपने 25% आपकी बढ़ गई, तो अब वो कितना रुपए हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले 100 में 25% बढ़ गया है कितना का 100 का, इसे सॉल्व करते हैं। फिर 100 प्लस 25/100 इंटू 100, ये कितनी आ जाती है 125। ठीक है, या कहीं कहीं पे पूछता है कि डिक्रीज़ कर गए, तो यहाँ पे हमें इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या बोला गया था कि 100 में 100 रुपीज़ आपके पास पहले था और अब आपके पास 25% और ज़्यादा पैसा आ गया है। तो 100 का ही पहले 100 रुपीज़ था और उसमें आपका 25% और बढ़ गया, तो 100 का ही 25% ना, तो वो अब आपके पास कितने रुपए हो गए 125। तो देखिए इसे हम कितनी आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 100 में 25 बढ़ा है, मतलब सीधा बात हम बोल सकते हैं 100 प्लस 25 125।
उसी तरह मान लीजिए कि आपको पूछा जाता कि 100 में 25% गिर गया, मतलब पहले आपके पास 100 रुपीज़ थे, अब आपके पास 25% कम हो गए, तो कितने हो गए? तो हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 100 रुपीज़ में 25 सिर्फ माइनस कर देना है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 75। आप लोग सोच रहे होंगे मैं 100 से ही क्यों सॉल्व कर रहा, क्योंकि ये बेस है, जबकि आपके क्वेश्चंस में कुछ और वैल्यूज़ आते हैं, कुछ भी नंबर 100 तो नहीं आते हैं। तो ये होता है बेस कि 100 में जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो हमें कुछ नहीं सॉल्व करना रहता है, बस उसे ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसमें मैंने वैल्यू कुछ और ली है और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। इसे मैं हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा है। कि एक कंप्यूटर का दाम है 20,000 रुपये, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसके दाम में 25% की गिरावट हो जाए, रिडक्शन मतलब गिरावट, अगर वो 25% कम हो जाए तब आपकी कंप्यूटर की प्राइस क्या हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है, पहले मैं इसे लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसे शॉर्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, पहले 20,000 थी और उसमें कितनी की गिरावट हो गई है, गिरावट हुई तो डिक्रीज हुई है, मतलब माइनस 25% की। 25% कितनी की, 20,000 की। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो 20,000 आ गई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी 5,000। इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 15,000। मतलब जो कंप्यूटर 20,000 की थी उसमें जब 25% रुपीज़ की छूट मिल गई या उसकी दाम घट गई 25% से, तो अब उसकी दाम कितनी हो गई, 15,000%। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 देख लेते हैं। जब 20,000 थी तो हम मान लेते कि उस समय हमारे प्राइस कितनी थी, 100% थी। अब उसमें कितनी की गिरावट हुई, 25% की। तो मैंने कहा था कि जब 100 वाली बात होगी तो हमें कुछ नहीं सॉल्व करने रहते, बस इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना रहता है। तो 100 - 25 कितना हो गया, मतलब 75%। मतलब पहले जब 20,000 थी तो उसे हमने 100% माना, अब 25% उसमें गिरावट हो गई तो आपकी अब कितनी होगी, अब सिर्फ 75% ही रह गई उसकी प्राइस। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूरे सॉल्व करने से अच्छा हम इसे बस माइनस करें, 75 आ गई और हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें बस निकाल देना है 75% ऑफ जो भी उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 20,000। तो ये निकल गया 75/100 इंटू 20,000, ये कैंसिल हो गया, ये आपकी आ गई 15,000 रुपये आंसर। तो देखिए आपका आंसर भी मैच कर गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि किसी के प्राइस में गिरावट हुई है या वो बढ़ गई है, तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है जो मैंने पहले बताई थी इस प्रोसेस की। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी परसेंट घटी है 100 से उसको कंपेयर कर लीजिए और जो आई है उससे वो निकाल लीजिए। चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता, अगर आपको बोला जाता कि 25% बढ़ गई है दाम, तो आप क्या करते हैं, 25% बढ़ गई है मान लीजिए, तो वहाँ क्या होता है, पहले तो आपकी 100% थी, अब बढ़ गई कितनी, 25%, तो अब आपकी कितनी हो जाएगी, 125%। 100 + 25 125%। तो आपको कुछ नहीं करने, अगर 25% बढ़ गई होती तब क्या दाम हो गई होती, तो कितनी, 125%, और कितनी की, जो उसकी ओरिजिनल दाम थी, ओरिजिनल दाम क्या थी, 20,000 रुपये। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 125/100 इंटू 20,000, इसे कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 125 2 ज़ा 250 और 2 0 साथ में, मतलब अब दाम क्या हो गई,
25,000 रुपये की। ये कब हो गई? अगर इफ़ 25% इंक्रीज़ हो जाए प्राइस में। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है, तब उस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस जितनी परसेंट बढ़ गई उसे 100 से कंपेयर करके निकालिए और उतना ही परसेंट आप निकाल दीजिए। आपको लंबा प्रोसेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरी क्वेश्चन को। यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर राम के पास, इफ़ राम हैज़ 90,000 पेन्स एंड श्याम हैज़ 50,000 पेन्स, what is the percentage increase in the number of pens of Ram, एक्चुअली यहाँ ऑफ हो जाएगा, of Ram compared to that of श्याम। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसे मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि राम के पास 90,000 पेन है और श्याम के पास 50,000 पेन है। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन्स, किसके? राम के कंपेयर टू दैट ऑफ श्याम। श्याम के कंपेरिजन राम की कितनी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको परसेंटेज इंक्रीज के कंपैरिजन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या पूछा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में क्या होता है, जो पूछा गया है वो लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन्स। तो कितने हो जाएंगे, मतलब 90,000 माइनस 50,000, 90,000 माइनस 50,000, यही ना इंक्रीज इन पेन होंगे, डिवाइडेड बाय। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपको राम कंपेयर टू दैट ऑफ श्याम, मतलब श्याम से कंपेयर किया गया है राम को। तो किससे कंपेयर किया गया है? श्याम से। तो श्याम से अगर कंपेयर किया गया है तो हम यहाँ पे श्याम का वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो श्याम के टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे? 50,000, और इसे हमें परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 40,000 बाई 50,000 इंटू 100। अब इसे आप देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये 20 टाइम, मतलब 80%। मतलब राम के पास 80% ज़्यादा पेन है श्याम से। तो ये देखिए, फिर वही कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आ गए कि जब भी कंपैरिजन पूछा जाता है और जिससे पूछा जाता है, यहाँ पे आपको क्या पूछा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन्स। इससे पहले आपको किसी पार्टिकुलर वैल्यू से पूछा जा रहा था। तो जब आपसे पूछा इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन्स, तो आप पहले न्यूमरेटर में इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेन्स निकाल दिए। और किसके कंपैरिजन में पूछा गया था? श्याम के, तो उसे नीचे लिखें डिनोमिनेटर में, और आपने उनका परसेंटेज निकाल लिया, और ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम देखते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि किसी चीज़ का प्राइस पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पूरा में आपको कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ या कितना घट गया या कितना बढ़ गया। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 25%। तो आपसे पूछा गया है कि नेट परसेंटेज कितना चेंज हो गया। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी का दाम पहले 100 रुपया था, उसमें मैंने 25% बढ़ा दिया, तो अब वो क्या हो गया? 125। अब 125 को क्या किया? फिर घटा दिए और 20%, तो वो जो वैल्यू आया, अब पूछ रहे हैं कि पहला और लास्ट, जो पहले 100 रुपया था और अभी आपका घटने के बाद जो दाम हुआ, ये दोनों में कितना चेंज आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लेंदी वे में नहीं सॉल्व करते। जब भी किसी एक पार्टिकुलर आर्टिकल में इंक्रीज, डिक्रीज या बार बार इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज, 2 बार डिक्रीज कुछ भी हो, तो उसे हम इफेक्टिव परसेंटेज के मदद से सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम इफेक्टिव परसेंट के फॉर्मूला को देख लेते हैं। वो क्या है? इफेक्टिव परसेंटेज। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? ये होती है A प्लस बी प्लस A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये होती है इफेक्टिव परसेंटेज की फॉर्मूला, या जिसे आप नेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है कि पहले घट गई, पहले इंक्रीज़ हो गई 20% से, फिर डिक्रीज़ हो गई 25% से, तो ओवरऑल क्या हुआ। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे देखिए, अब आप सॉल्व करते हैं हम यहाँ ए बी मतलब पहला बार दूसरा बार उस तरह से। तो ए में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले इंक्रीज़ हुआ 20% से, तो 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है उसे हम प्लस से लिखेंगे। ये आप साइन यहाँ लगाना इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आंसर कभी नहीं आएगा। बी में क्या हुआ है, बी में हुआ है डिक्रीज, तो मतलब क्या हो गया, डिक्रीज मतलब 25%। तो ये प्लस और माइनस इंक्रीज और डिक्रीज को डिनोट करते हैं। अब हमें क्या निकालना था, नेट परसेंटेज। अब हम इसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ए का जगह पे हम लिख सकते हैं 20, क्योंकि ये तो प्लस है तो प्लस ही। बी का जगह हम लिख सकते हैं -25। ए के जगह में 20, बी के जगह पे -25 बाई 100। तो ये हमने फॉर्मूला पे सारा वैल्यू पुट कर लिया। अब बस इसे आप सॉल्व कर देना है। ये हो गया 20 -25, इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ये कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम। यहाँ पे आपका गया -5, तो प्लस माइनस माइनस तो -5, तो आपका क्या हो गया 20 -30, ये कितना हो जाएगा -10%। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल में आपको 10%, ये माइनस क्या बताया, डिक्रीज। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि पहले इंक्रीज हो गया इतने परसेंटेज फिर इतने घट गए, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज के मदद से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस आपको कुछ नहीं, साइन देना ज़रूरी है। अब मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें किसी वैल्यू को बोल दिया गया हो कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक ड्रेस की प्राइस जो शोरूम में पहले इंक्रीज़ कर दी गई थी 25% से, बाद में उसी को ख़रीदते ही वक्त डिक्रीज़ भी कर दी 20% से, या मान लीजिए डिक्रीज़ की जगह आप बोल सकते हैं डिस्काउंट दे दी। तो आपसे पूछा गया है कि अब आपको वो जो चेंज प्राइस है वो कितनी हो गई होगी अगर आपकी ओरिजिनल प्राइस थी 10,000। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कितनी परसेंटेज चेंज हुई है। तो हम निकालेंगे इफेक्टिव परसेंट। इफेक्टिव परसेंट क्या हो जाती है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए की वैल्यू क्या है +25, बी की वैल्यू क्या है -20। यहाँ देखिए पहले इंक्रीज की गई थी +25 इसलिए मैंने लिखा, बाद में -20 प्लस 25 इंटू -20 बाई 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो गई 25 -20 -5। ठीक है, तो आपको यहाँ कितनी आ गई 0%। मतलब जब उसने इंक्रीज़ की 25% से और फिर डिक्रीज़ की 20% से, तो आपकी ओवरऑल चेंज कितनी आई 0%। इसका मतलब आपका चेंज प्राइस भी कितना रह गया, चेंज प्राइस भी कितना रह गया, चेंज प्राइस भी आपका रह गया 10,000। यही रह गया आपका आंसर। मतलब उसने पहले आपको 25% इंक्रीज़ करके दी और फिर आपको डिस्काउंट दे दी 20% की, और हम खुश हो गए, लेकिन हमें पता चला कि उसने जो पहले जो प्राइस थी उसी प्राइस में उसने वो ड्रेस हमें बेच दी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम और दूसरे तरह के क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि जिसमें हमने कंजम्पशन और इनटेक के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%, कि पेट्रोल की प्राइस को में 25% बढ़ोतरी हो गई है। तो बाय व्हाट % मस्ट ए कस्टमर रिड्यूस द कंजम्पशन। तो अब कस्टमर जो है वो अपना खर्च कितना कम कर दे कि उसका बिल जो था पहले का उतना ही रह जाए। जैसे मान लीजिए आप पहले जब पेट्रोल की दाम 60 रुपया थी तो आपका खर्चा होता था मान लीजिए 200 रुपया महीना में। अब पेट्रोल की दाम 80 रुपये हो गई, तो मतलब आपको तो अब खर्च कम करना होगा। तो वही आपसे पूछा कि आप कितना % खर्च कम कर देंगे ताकि आपका जो महीना का खर्चा था पेट्रोल के ऊपर 200 रुपया, वो 200 रुपया ही रहे। तो पहले इसे मैं लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करता हूँ, फिर इसे
शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। तो देखिए आपके पास दो चीज़ें, एक प्राइस, एक कंजम्पशन और आपका बिल, मतलब खर्च आपका। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए जब प्राइस 100 रुपीज़ थी, मान लीजिए कि जब 100 रुपीज़ प्राइस थी तो आप x लीटर कंज्यूम कर रहे थे, कुछ लीटर, ठीक है। तो आपका बिल कितना आ रहा था, 100 इंटू एक्स, मतलब 100x बिल आ रहा था आपका। अब आपको बोला गया कि पेट्रोल की प्राइस में 25% बढ़ोतरी की गई है। तो 100 में अगर 25% बढ़ाते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो 125 हो गई होगी, इसलिए मैंने 100 से लिया है। आप भी किसी भी क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो आपने y लीटर कंज्यूम किया होगा, क्योंकि आपकी कंजम्पशन तो घट गई होगी, इसीलिए मैंने y लिया है। तो आपकी बिल कितनी हो जाएगी, 125y, ये दोनों मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की तेल है, 100 रुपये लीटर, आपने 2 लीटर लिया तो 200 रुपये में दाम होती है, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्वेश्चन में क्या किया कि आपका बिल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो ये 100x है और ये 125y है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आपने किया 100x इज इक्वल टू 125y। तो आपको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने पूछा है कि कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करनी है, तो इसे भी मुझे x के टर्म पे ही लाना है। तो ये क्या हो जाएगी, 100x, y को वहीं रहने देते हैं, यहाँ 125, तो इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100x बाई 120। तो y की वैल्यू क्या है, 100x बाई 125। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 4x बाई 5। मतलब y लीटर को अगर x के टर्म में लिखे तो वो क्या आ गई है, 4x बाई 5। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो ये x लीटर है और ये जो 4x बाई 5 है, इसमें कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपको क्या पूछा गया है, इन दोनों के बीच में कितना डिक्रीज है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ कि आपको यहाँ डिक्रीज पूछा कि किस में, तो x माइनस 4x बाई 5। आपको पता था जब भी कंपैरिजन वाला पूछते हैं तो किसको पूछा गया है, इसके डिक्रीज को पूछा गया है, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन इंटू 100। इसे सॉल्व किए तो हमारा आ गया x बाई 5 बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू x बाई 5 इंटू 1 बाई एक्स इंटू 100। ये कितना हो गया, 20%। इसका मतलब हमें तेल की कंजम्पशन जो है वो कितनी परसेंट से घटानी पड़ेगी, उसे हमें घटानी पड़ेगी 20% से। अब चलिए इसी क्वेश्चन को, ये तो आपको लग रहा होगा कितनी हौच पौच वाली बात है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सॉल्व करने में थोड़ी लेंदी तो है, पर इसे भी हम बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या है हमारा मेथड नंबर 2। आपको क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था कि, तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज की है 25% से। तो आपको पूछा गया था कंजम्पशन कितना डिक्रीज कर गई होगी, कितनी डिक्रीज करनी होगी कि हमारा खर्च सेम रहे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि किसी चीज़ में इंक्रीज कर दी गई हो और आपसे पूछा गया कि अल्टरनेट चीज़ को कितना घटा दें ताकि हमारा खर्च बराबर रहे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको पूछा गया था कि परसेंटेज कंजम्पशन का रिडक्शन, तो कंजम्पशन रिडक्शन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले आपके पास 100 थी, उसमें इंक्रीज हो गई 25%, तो अब आपकी कितनी बन गई होगी 125। ये आपने समझ गया। तो कंजम्पशन में आप कितना रिड्यूस करेंगे, आपकी इंक्रीज कितनी की थी 25, ठीक है।
तो जब 25% इंक्रीज कर दिए हैं तो अब हमारा क्या बन गया है, जो नया होगा वो कितना बन गया 125। ठीक है, बस इसी की परसेंटेज निकाल दीजिए और आपकी आंसर आ जाएगी। तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू 20% आपको कंजम्पशन में रिडक्शन करना होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जितनी इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी वो न्यूमरेटर में, और इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो चेंज होकर जो बन गई होगी उसे डिनोमिनेटर में, और उसकी आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। चलिए इस तरह के और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ये रहा आपके पास एक उसी तरह की क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन बाय 20%, कि मिल्क की दाम 20% घट जाती है। तो बाय व्हाट परसेंट मस्ट द स्टेक होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। तो स्टेक होल्डर उसकी कंजम्पशन कितनी बढ़ा दे ताकि आपका डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ना हो, नॉट टू डिक्रीज, मतलब जो उसके खर्च था वो उतना ही रह जाए। तो अगर प्राइस मिल्क की बढ़ा दी गई है, गिरा दी गई है 20% से, तो आपसे पूछा है कि वो हम कितना और ज़्यादा कंज्यूम करें कि मेरे खर्च उतना हो जाए। ऑब्वियस बात है, कम हो गई तो हम कंज्यूम तो ज़्यादा करने लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पूछा गया है इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन पूछा है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया कि कितनी सी डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज जो भी हुई वही लिखिए। अब आपको नीचे में क्या लिखना है, डिक्रीज होने के बाद क्या बन गई होगी, तो उसे हम हमेशा कंपेयर करेंगे 100 से। मान लीजिए पहले 100 थी, उसमें डिक्रीज कितनी हो गई 20%, तो अब आपकी क्या हो गई होगी, अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई होगी 80। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगी, कितने परसेंटेज इंक्रीज किए आपने या डिक्रीज किए, यहाँ तो डिक्रीज है तो डिक्रीज, और डिक्रीज होने के बाद क्या वैल्यू हो गई 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितनी हो गई 25%। मतलब अब आप अपना कंजम्पशन 25% ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि जब प्राइस घट जाती है तो हम कितना कंजम्पशन बढ़ा लें, या प्राइस बढ़ जाती है तो हम कितना कंजम्पशन घटा लें, तो आपको कुछ नहीं करनी है, जो भी निकालना है जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज हुई वो, और इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो चेंजेस आई है उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और आपकी आंसर आ जाएगी। मतलब आपको जो भी चेंज होगी आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करना है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज होने के बाद, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज हुई थी 25%, तो 125 चले गए थे। अब इसमें डिक्रीज हुई है तो 80 आ गए, तो ये हो गया हमारा 25%। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। और देखिए कितनी आसानी से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले होंगे। और क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ़ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। अगर आपने 30 मार्क्स ही लाया और आप फेल कर गए कितना से 30 मार्क्स से, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आपका पासिंग मार्क्स था। मैक्सिमम मार्क्स टू पास मतलब होता है हमारा पासिंग मार्क्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ये तो है, मान लीजिए हम हमारे मैक्सिमम मार्क्स को x मान लेते हैं। ठीक है, कि आपको यहाँ क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स नहीं मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मतलब कि टोटल कितने का आपने एग्ज़ाम दिया है। तो मैक्सिमम मार्क्स हम मान लेते हैं x। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 30 मार्क्स लाया और फेल कर गया 30 मार्क्स से, और आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने चाहिए थे ओवरऑल में 30% मार्क्स। तो आपको पास होने के लिए कितने लाने चाहिए थे 30% मार्क्स, तो 30% कितने के x के, ये लाते तो आप पास हो जाते, लेकिन आपने लाया कितना 30 मार्क्स, अब फेल भी कर गए आप 30 मार्क्स से,
तो आप देखिए आपने 30 मार्क्स लाया और 30 मार्क्स ले आते हैं, 30 मार्क्स से फेल किए हैं ना, तो 30 मार्क्स और ले आते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स आ गया होता। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका x का वैल्यू आ गया। ये क्या हो गया, 30% ऑफ x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60 इंटू 100 बाई 30, ये 2 टाइम्स, मतलब हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्या था 200। मतलब आपने 200 मार्क्स के एग्ज़ाम दिए थे जिसमें से आपने बस 30 मार्क्स लाया, और 30 मार्क्स ले आते तो आप पास हो गए होते। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले होंगे एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।